नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। हद हो गई, इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए विशाल जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो विशाल इतना भड़क रहा था। दरअसल लता जी और मोहन जी, जो कि विशाल के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विशाल और उषा की शादी अब को अभी 2 महीने ही हुए थे जब उषा ने अपने पति विशाल को ये खबर दी तो क्रोध के कारण विशाल का शरीर कांप रहा था। लेकिन उषा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, पर अपने पति के गुस्से के सामने फिर कुछ बोल ना सकी। उषा चुपचाप विशाल की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि सबसे उनकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। उषा का पति विशाल अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी उषा की ननद है कविता। उषा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उषा अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति होती थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का मन है, क्योंकि जब से वह इस घर में शादी करके आई थी उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। इसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती उषा भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को उषा की ससुर मोहन जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। मोहन जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी अपने बच्चों को बुलाते थे तभी डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वह थोड़ा डांट टपट कर बात करते हैं लेकिन दिल के बेहद नरम हैं। वह एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उषा के आने के बाद उनका उसके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। फिर उसे हमेशा बेटी कहकर जो बुलाते थे, आज मोहन जी के बुलाने पर भी विशाल और कविता दोनों में से कोई नहीं आया तो उषा खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी। एक पिता और माँ बात करने के लिए बैठे थे, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे हैं। आम दिनों में तो उषा अपनी सासू माँ और कविता के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और विशाल के ऑफिस लौटने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते
और बातें करते, लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के लिए उद्देश्य से जब मूसा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? मूसा की बात सुनकर विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मूसा हैरान थी कि यदि वह विशाल की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मूसा के ससुर मोहन जी की आवाज़ आई, बेटा विशाल। परंतु विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, फेसबुक पर व्यस्त था। मूसा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो मोहन जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तो तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। और चले गए। कविता को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। मूसा ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। हॉल में मोहन जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने विशाल बैठा था और मूसा उनके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर मूसा को भी रोना आ रहा था। तभी विशाल ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको, जल्दी कहिए, मुझे काम है। विशाल ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। मोहन जी ने खुद को संभालते हुए सभी से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। विशाल गुस्से में बोला, जी हाँ, जानते हैं। तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी? आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर मूसा कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोहन जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी विशाल ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मेरे अपने मित्र हैं, कविता की सहेलियां हैं, मूसा के मायके वाले हैं। वे सब लोग क्या कहेंगे, सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बातें करते देखा लता जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मूसा ने झट से उन्हें अपने गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु विशाल बोलता गया, ये सब कारनामा करने के बाद अब आप लोग हॉल में सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा, पर आप अपने तरीके से कविता क्या करेगी वह खुद जाने। मोहन जी की आंखें
क्रोध से लाल हो गई और उधर लता जी की आंखों की अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। तभी मोहन जी बोले, मतलब यह है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो। विशाल झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। पर तभी मोहन जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत एहसान कर चुके हैं। यह कहकर विशाल अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। कई दिन बीत गए, परंतु घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। विशाल और कविता दोनों पढ़ाई में अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो भी दोनों अपने माता पिता को गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते। इस स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था, वह केवल उनकी बहू मूसा ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, इसके साथ हाल चाल पूछती, अपनी सास के बालों में तेल लगा देती। परंतु मूसा ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। मूसा और मोहन जी लता को खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। विशाल को यह बात पसंद नहीं थी कि मूसा उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए जाकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक लता जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियाँ होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वह चल फिर भी नहीं सकती थी। मोहन जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते। कभी अपनी पत्नी के पैर दबाते, कभी अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ करते थे। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर मूसा आश्चर्यचकित रह गई, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद विशाल और उसकी बहन का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। एक दिन मूसा के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। मूसा ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? आप अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? मूसा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही मुझे हमेशा समझाया है कि मेरा ससुराल मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सासू माँ को मेरी ज़रूरत है, तो उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर मूसा ने माँ की कोई और बात सुने बिना फ़ोन रख दिया
आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने मूसा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास के पाँव भारी हैं? तभी मूसा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना है आपने आंटी, इस उम्र में यह सब कारनामा। कहते हुए आंटी हंसने लगी तो मूसा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए मूसा जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, ये दिन देखने ही बाकी रह गए थे। मूसा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी तो मूसा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे, खास तौर पर उसकी सासू माँ को, और उसके पति विशाल के फेवरेट थे। आज मूसा ठान चुकी थी वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाना खिलाने के लिए मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज विशाल और कविता को भी शक्ति दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बिठाएगी। अभी ये सोचकर थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी कि अचानक मोहन जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना, तो लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए मूसा बिना देरी किए उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उनकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी दर्द से करा रही थी। जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे मूसा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में से कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है? माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। आप बस भगवान को याद करो बेटा। अभी की अभी विशाल को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। मोहन जी ने मूसा से कहा तो मूसा ने तुरंत मोबाइल उठाकर विशाल को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही, परंतु विशाल ने फ़ोन नहीं उठाया। ना जाने कितनी बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर मूसा ने कविता के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कविता, जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। यह बात सुनकर कविता बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु कविता हड़बड़ी में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है,
तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यह सुनते ही कविता अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और ऊषा को देखते ही बोले, विशाल ने क्या कहा बिटिया, क्या हुआ, आ रहा है ना? नहीं पिताजी, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी मोहन जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? ऊषा ने पूछा तो बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश हो रही है, पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गए। इधर ऊषा और कविता माँ का ख्याल रखने लगी। ऊषा ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से करा रही थी। तभी पास में बैठी कविता रोने लगी। ऊषा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वो मुझे माफ कर देंगी? बताओ ना। तभी ऊषा बोली, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो, माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय लता जी ने कविता को अपने पास बुलाया। कविता एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। लता जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाया। इधर ऊषा ने अपने पति को फिर से फोन करने लगी, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी ऊषा को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल वालों से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया, माँ भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है, आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। यह बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज शहर सुबह से ही अपनी कार से शहर के बाहर गया है। ऊषा की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। तुरंत अपने सासू माँ के पास दौड़ी। तभी कविता बोली, भाभी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही मोहन जी वापस लौटे और आते ही कहा, विशाल वापस आ गया क्या? यह सुनते ही ऊषा ने अपना सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। ऊषा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए
सड़क तक लेकर आओ सब लोग। जैसे तैसे लता जी को ऑटो तक लेकर गए। मोहन जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वो तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। मोहन जी बार बार यह मुड़कर लता जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी थी। आज ना जाने उन्हें ये छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। ऊषा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर कविता अपने पिता को गले लगाकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी लता जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर मोहन जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठ गए। तभी ऊषा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी मोहन जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वही कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा ठीक है और मेरी पत्नी लता। तभी डॉक्टर ने कहा उनकी हालत अभी क्रिटिकल है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मोहन जी चुपचाप यह बात सुनते रहे। ऊषा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर मोहन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता। तभी ऊषा बोली, पिताजी आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर देते हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर मोहन जी की आंखों में आंसुओं की 2 बूंद उनके गालों पर लुढ़क आईं। ऑपरेशन चल रहा था और तभी तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया और पल भर में ही बच्चा चुपचाप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने ऊषा के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया।
और उषा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कविता से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी कविता ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। मोहन जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर उषा और कविता भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई, लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था। शाम के वक्त जब विशाल घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर से कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर स्विच ऑन किया तो देखकर हैरान था कि उषा की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा, इस समय उसके पिता मोहन जी का फोन आया। विशाल, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना बेटा? हम सब यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट रखी हैं। तुम इन रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। विशाल ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ी में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर बिखर गए। तभी विशाल की एक नज़र एक कागज पर पड़ी, जो कि शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। विशाल ने उत्सुकता बस उस कागज को उठाया। उस पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर विशाल की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कुसुम हमारे घर के सदस्य की तरह थी। ना जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीना पहले पति की मृत्यु हो गई और आज मैं खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ वह आखिरी शब्द। मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा विशाल मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे। मैंने भी उसे पहचान दी थी कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे और उसे यह पता तक नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर विशाल पसीने से तरबतर हो गया और धम्म से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता था, दरअसल वह तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया था मुझे। ये सोचकर विशाल की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन आज फिर उसे अचानक
माँ की हालत और स्थिति का अंदाजा हुआ तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ को इलाज करने में जुटी थी। मोहन जी उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उससे गले लगाकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछते हुए समय विशाल ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कपकपाती आवाज में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। इस समय विशाल बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी ब्लड ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब विशाल ब्लड डोनेट करके केबिन से बाहर आया तो ऊषा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी ऊषा ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? उसने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लता जी से मिलने की इजाज़त मिली तो ऊषा और विशाल माँ से मिलने के लिए लता जी के पास गए। विशाल के साथ ऊषा को देखते ही लता के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए। लेकिन विशाल अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए। विशाल अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। माँ, कितनी अच्छी बात है ना, जब कोई हमसे बेहंता प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही सब चला जाता है तब हमें उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में लता जी की मौत से जरूर हार गई, लेकिन उनका प्यार जीत गया।